हमारा पिछला टॉपिक जो है वो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर था। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की। दोनों ही टर्म्स जो है वो सिमिलर साउंड करती हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल क्या कंसिडर करती है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है वो एक तरह से मीन्स है जिससे जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इस आइडिया पर आधारित है कि एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए, क्योंकि अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा या वो एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाएगा तभी वो जो है और बाकी चॉइसेस को कर सकता है जिसकी वो वैल्यू करता है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट करती है ह्यूमन बींग्स को एक मीन्स के तौर पर एंड तक, एंड जहां पर प्रोडक्टिविटी में बढ़त हो। इस तरीके से देखा जाए कोई भी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन या हेल्थ में वो तब तक अनप्रोडक्टिव रहेगा अगर वो गुड्स और सर्विसेज की जो आउटपुट आ रही है उनको बढ़ाता नहीं है। वहीं अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में एंड है। ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू एजुकेशन और हेल्थ में, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कहने को हाई लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं देते। इसलिए बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही उनका जो लेबर प्रोडक्टिविटी में योगदान हो या ना हो। इस तरीके से हर इंडिविजुअल का ये अधिकार है कि उसको बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर मिले, और हर इंडिविजुअल का ये अधिकार है कि उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए और एक स्वस्थ जिंदगी जी सके वो। अब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो इंडिया में है, इसके प्रोस्पेक्ट्स देखें। इस सेक्शन में हम ये एनालाइज करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो इंडिया के अंदर हो रहा है उसको। हमने पहले ही ये बात जान ली कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक तरह से नतीजा है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ या ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन या ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन से होता है। इसमें एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ये भी बात हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है एक फेडरल कंट्री है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, विलेज पंचायत हैं। जो संविधान है इंडिया का वो मेंशन करता है ये जो फंक्शंस हैं इनको हर लेवल पर जो गवर्नमेंट के हैं वो करना चाहिए। इसके अनुसार एक्सपेंडिचर चाहे एजुकेशन पर या हेल्थ पर वो साइमल्टेनियसली उसको करना चाहिए, तीनों जो टीयर्स हैं गवर्नमेंट के उनके द्वारा। अगर हेल्थ सेक्टर का एनालिसिस जो है वो चैप्टर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर खाली एजुकेशनल सेक्टर को ही एनालाइज करेंगे। आप जानते हो कि कौन एजुकेशन और हेल्थ की जो है एक तरह से देखभाल करता है इंडिया के अंदर। एजुकेशन सेक्टर जो इंडिया का है उसको एनालाइज करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की दखलंदाजी जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में क्यों जरूरी है। हम ये बात समझते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो दोनों ही प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स क्रिएट करती हैं, और इसी के कारण जो है जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन और हेल्थ सर्विस मार्केट में वो एग्जिस्ट करते हैं। जो खर्चा होता है एजुकेशन या हेल्थ पे वो काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है और उसको आसानी से पलटा नहीं जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट का जो दखल है वो बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चे को एडमिट करा गया एक स्कूल में या हेल्थ केयर सेंटर में जहां उसको जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही, ये जो डिसीजन है कि बच्चे को जो है शिफ्ट कर दिया जाए किसी और इंस्टीट्यूशन में, उस डिसीजन को लेने से पहले हो सकता है आपको काफी हद तक नुकसान हो चुका हो, या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो होते हैं इन सर्विसेज के उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किस तरह की क्वालिटी जो सर्विसेज की है वो प्रोवाइड करी जा रही है या कॉस्ट कितनी होगी। ऐसे सिचुएशन में जो प्रोवाइडर्स हैं एजुकेशन के या हेल्थ सर्विसेज के वो अपनी एक तरह से मोनोपोली बना लेते हैं और काफी हद तक एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है इस सिचुएशन में वो ये इंश्योर करना है कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं इन सर्विसेज के वो अपने स्टैंडर्ड को मैनिपुलेट मतलब ना करें, उसको मेंटेन करें जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और सही प्राइसेस को चार्ज करें। इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं एजुकेशन की यूनियन और स्टेट लेवल पर, डिपार्टमेंट्स जो एजुकेशन के हैं या और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब रेगुलेट करते हैं एजुकेशन सेक्टर को। उसी तरीके से मिनिस्ट्रीज जो हेल्थ की हैं यूनियन और स्टेट लेवल पे, डिपार्टमेंट्स जो हेल्थ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हैं, ये हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करते हैं।
हमारी जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते या उनकी पहुंच नहीं है। साथ ही साथ एक सब्सटेंशियल सेक्शन जो हमारे लोगों का है वो जो सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर या हायर एजुकेशन है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जब बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर ये माना जा रहा है कि वो अधिकार है सिटीजन्स का, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जो हमारे डिजर्विंग नागरिक हैं उनको, और साथ ही साथ या जो सोशली तौर पे ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको। दोनों ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स जो है एजुकेशन में वो बढ़ाए हैं, ताकि इतने सालों में उन्होंने बढ़ाया है इसमें, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है 100% लिटरेसी हासिल करने का वो जो है उसको पूरा किया जा सके, और जो एजुकेशनल अटेनमेंट है हमारे इंडियंस का एवरेज उसको भी बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की इंडिया के अंदर। ग्रोथ जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के एजुकेशन पे कैसी है? आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है कितना खर्चा करती है एजुकेशन पे। ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है इसे हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक परसेंटेज जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का है उसके तौर पे, या परसेंटेज जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है उसके तौर पे। जो परसेंटेज है एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का है वो ये बताता है कि एजुकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन चीजों में जो गवर्नमेंट करती है उसके लिए। जो परसेंटेज है एजुकेशन एक्सपेंडिचर का जीडीपी का वो ये बताता है कि कितनी हमारी जो इनकम है वो हम कमिट कर रहे हैं जो भी हम एजुकेशन डेवलप करेंगे हमारी कंट्री के अंदर उसके लिए। 1952 से 2002 तक एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है यानी जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज था वो 7.92 से बढ़कर 13.17 हुआ है, और जो जीडीपी का है वो परसेंटेज बढ़ा है 0.64 से 4.02 तक। इस पूरे पीरियड के दौरान जो इंक्रीज था एजुकेशन एक्सपेंडिचर में वो यूनिफॉर्म नहीं रहा और हमेशा उसमें उतार चढ़ाव आते रहे। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लें जो कि इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है, या अगर फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके द्वारा, तो जो टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। बेसिक एजुकेशन जो है उसका मेजर शेयर है टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर में, या जो शेयर है हायर या टर्शियरी एजुकेशन का यानी कि कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक हैं, यूनिवर्सिटीज का है वो सबसे कम है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो टर्शियरी एजुकेशन पर कम कर रही है, यानी एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट टर्शियरी एजुकेशन में वो ज्यादा है बजाय एलिमेंट्री के। इसका मतलब ये नहीं हो कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए टर्शियरी एजुकेशन से एलिमेंट्री एजुकेशन तक। जैसे जैसे हम स्कूल एजुकेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं हमें ज्यादा टीचर्स की जरूरत होनी चाहिए जो कि ट्रेंड हो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो एक्सपेंडिचर जो है सारे लेवल्स पर एजुकेशन के वो बढ़ाना चाहिए। जो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो स्टेट में भी काफी फर्क है। जैसे कि लक्षद्वीप में देखा जाए तो वो 3,440 रुपीज है जो बहुत ज्यादा है, और बिहार में देखा जाए 386 रुपीज है। इससे क्या होता है जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं या जो चीजें हम हासिल करते हैं क्रॉस स्टेट्स उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक चीज को जो समझ सकते हैं वो ये है कि ये जो इनएडिकेसी देखने को मिल रही है एक्सपेंडिचर की एजुकेशन के ऊपर, ये कैसे है कि अगर हम कंपेयर करें उसको जो हमें डिजायर्ड लेवल है एजुकेशन एक्सपेंडिचर का, जैसा कि रिकमेंड किया गया है अलग अलग कमीशन के द्वारा, उसमें हमें एक इनएडिकेसी देखने को मिलती है। 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 6% जो जीडीपी का है उसको एजुकेशन पर खर्च करो, ताकि जो है ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है एजुकेशनल अचीवमेंट्स में वो बढ़ सके या वो दिखाई दे। दिसंबर 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने 86 अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दी कि ये जो है फंडामेंटल राइट है उन सब बच्चों का जो एज ग्रुप में आते हैं 6 से 14 ईयर्स की। तपस मजूमदार कमेटी जो कि अपॉइंट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में, उसने एस्टिमेट निकाला लगभग जो एक्सपेंडिचर है 1.37 लाख करोड़ का 10 साल के अंदर, जिसमें सारे जो इंडियन बच्चे हैं जो कि एज ग्रुप में आते हैं 6 से 14 ईयर्स की, उनको जो है एक तरह से स्कूल एजुकेशन दी जाए तो उस पर इतना खर्चा आएगा। तो जो कंपेयर किया जाए जो डिजायर्ड लेवल है एजुकेशन एक्सपेंडिचर का लगभग 6% जीडीपी का, और जो करंट लेवल है वो लगभग 4% से कुछ ज्यादा है, ये एक तरह से इनएडिकेट है।
जो गोल है 6% का उसको हासिल करना जरूरी है और ये जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मस्ट है आने वाले सालों में। जो यूनियन बजट है 2000-2005 का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 2% एजुकेशन सेस जो है सब यूनियन टैक्सेस पे लगाया है। गवर्नमेंट एस्टिमेट जो है ताकि एक इनकम जनरेट हो सके लगभग 4000 से 5000 करोड़ की, और जो एंटायर अमाउंट है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया एक बहुत बड़ा कि आउटले की जो है हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, नई लोन स्कीम्स दी जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन कर पाए। अब एजुकेशनल अचीवमेंट्स इंडिया में क्या हुए? जनरली जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हमारी कंट्री में हैं वो हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं? एडल्ट लिटरेसी लेवल के थ्रू, प्राइमरी एजुकेशन जो कंप्लीशन रेट है उसके थ्रू, या यूथ लिटरेसी रेट के थ्रू। जो स्टैटिस्टिक्स हैं इन 1990 और 2000 की वो आपको दी गई है टेबल 5.2 में। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो सबको एजुकेशन मिल जाए ये एक बहुत ऐसा सपना है जिसके लिए हम कह सकते हैं दिल्ली अभी दूर है। कहने को लिटरेसी रेट्स जो हैं दोनों ही एडल्ट्स के लिए या यूथ के लिए वो बढ़त हुई है उसमें, लेकिन बहुत सारे इलिटरेट्स इंडिया के अंदर मौजूद है जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है। यानी कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इलिटरेट्स जो हैं आज भी बहुत ज़्यादा है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो जो है नोट किया गया था डायरेक्टिव्स में कॉन्स्टिट्यूशन के कि गवर्नमेंट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी हर बच्चे को जो कि 14 ईयर्स की एज के अंडर आता है 10 सालों के अंदर। जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था तब से क्या हमने वो हासिल किया? क्या हम 100% लिटरेसी हम हासिल कर पाए? जेंडर इक्विटी पहले से बेटर है। जो डिफरेंस था लिटरेसी रेट में मेल्स और फीमेल्स में उसमें कमी आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाता है जेंडर इक्विटी में। फिर भी ज़रूरी है कि एजुकेशनल जो विमेन के लिए इंडिया के अंदर उसको प्रमोट किया जाए। कई सारे उसके कारण हैं, जैसे इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव मिले होगी, सोशल स्टेटस जो वुमेन का है वो बेटर होगा, और साथ ही साथ वुमेन की एजुकेशन से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा फर्टिलिटी रेट पर, हेल्थ केयर पे, जो वुमेन और चिल्ड्रन की है उन पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो लिटरेसी रेट है उसमें हमने बढ़त नहीं करी, लेकिन हाँ अगर हम 100% एडल्ट लिटरेसी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। हायर एजुकेशन की बात करें अगर, तो जो इंडियन एजुकेशन पिरामिड है वो बहुत स्टीप है, जिसमें वो ये दर्शाता है कि बहुत कम लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं उस लेवल तक। ज़्यादातर जो लेवल अनएम्प्लॉयमेंट का है एजुकेटेड यूथ के वो सबसे ज़्यादा है। अगर एनएसएसओ का डाटा देखें 2000 में तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था एजुकेटेड यूथ का वो 7.1% था, और अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग थे उन जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन थी वो सिर्फ 1.2% था। तो गवर्नमेंट ने जो है हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करी, ताकि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी स्किल्स जो हैं गेन कर पाएँ, उनको ऐसी नॉलेज दी जाए इन इंस्टीट्यूशन में कि ताकि उनको जो है इसके निकलने के बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है इस चैप्टर का कि जो इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की और ह्यूमन डेवलपमेंट की, अब वो हमें पता चल गई। ह्यूमन और जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, अब वो इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना एक्सपेंडिचर दे रहे हैं फाइनेंस का, ताकि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स को डेवलप किया जा सके। जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हैं पूरे अलग अलग सेक्टर्स में सोसाइटी के, उनको स्प्रेड किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्विटी को हासिल किया जा सके। इंडिया के पास बहुत बड़ा स्टॉक है साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर का पूरी दुनिया के मुकाबले। अब ज़रूरत ये है कि क्वालिटेटिवली वाइज इसको जो है बेटर किया जाए और ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए ताकि उनको हम अपनी खुद की कंट्री में इस्तेमाल कर सकें। फाइनली चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन में वो कन्वर्ट करता है ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बढ़ी हुई इन्हांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, जो कि एक तरह की एबिलिटी है, और उसका नतीजा क्या होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उनको सोच समझ के लेते हैं, इस उम्मीद से कि उससे हमारी भविष्य की जो इनकम है वो बढ़ेगी।
इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन में होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, हेल्थ, माइग्रेशन या इंफॉर्मेशन है, ये सब सोर्सेज माने गए हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल कैपिटल का, वो बेसिकली एक आधार है ह्यूमन कैपिटल को कॉन्सेप्चुलाइज करने का। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, साथ ही साथ डिसिमिलैरिटीज हैं दोनों ही फॉर्म्स में कैपिटल फॉर्मेशन की। इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होता है वो बहुत एफिशिएंट और ग्रोथ बढ़ाने वाला माना जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इस आइडिया पर बेस्ड है कि एजुकेशन और हेल्थ बहुत जरूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए, क्योंकि जब लोगों के पास ये एबिलिटी होगी कि वो पढ़ लिख सकते हैं या वो एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर चॉइसेस को कर पाएंगे जो उनके लिए अहमियत रखती हैं। जो परसेंटेज है एजुकेशन एक्सपेंडिचर का टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, वो ये दिखाता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है उन चीजों में जो गवर्नमेंट जो है कर रही है, उन जो भी स्कीम्स बनाती है उसमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।